Hello everyone. So welcome back. So today we are going to talk about the third application of dimensional analysis, which is to check the dimensional correctness of an equation, right? So it is to check the dimensional correctness of equation. To check the dimensional correctness of a equation. See, जैसे कोई भी आपको इक्वेशन मेंशन रहेगा बेटा उसका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, एक आता है आपका फिजिकल करेक्टनेस का, एक आता है डायमेंशनल करेक्टनेस का। तो फिजिकल करेक्टनेस और डायमेंशनल करेक्टनेस क्या है, उन दोनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिजिकल करेक्टनेस में, राइट। सो जो आपका डायमेंशनल करेक्टनेस है, ये जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशनल करेक्टनेस इस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम इसको सिंपली बोलेंगे बेटा, इफ अ इक्वेशन follows the law of dimensional correctness, the law of dimensional correctness, then the equation will be known as dimensionally correct. डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, एक सेकेंड लॉ, इफ इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नॉट द डायमेंशनली करेक्ट, लॉ ऑफ फॉलो द, एक सेकेंड बेटा, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, then the equation will be known as dimensionally correct. अब ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया समझना। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया तो अब डायमेंशनल करेक्टनेस है या नहीं है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, आप बता देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है बेटा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देख, अगर कोई भी इक्वेशन जैसे मेंशन है ना, सपोज x इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई प्लस अंडर रूट एफ जी, लाइक दैट, एनीथिंग, कोई भी ऐसा इक्वेशन मेंशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है बेटा, अगर किसी भी इक्वेशंस के सारे टर्म्स के, जितने भी उसमें टर्म्स इन्वॉल्व हैं, सारे टर्म्स के डायमेंशंस अगर सेम है तो वो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, और उसको फॉलो करेगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। तो पहले जरा हम इसको समझ लेते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता क्या है। ये बोलता है if the dimensions of all the terms of an equation are correct, are same, then the equation will be known as dimensionally correct equation. Dimensionally correct equation. See,
अब ये क्या बोलता है बेटा, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा। इसका क्या मीनिंग है समझना। इसमें बोला कि पहले कि सारे टर्म्स में कुछ टर्म्स मेंशन समझेंगे पहले। इफ डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, तो टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन का क्या मीनिंग है। उसके बाद सेकंड टर्म मेंशन है बेटा, उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। डायमेंशंस सारे टर्म्स के किसी भी इक्वेशन अगर सेम है तो ही उसको हम डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं बोलेंगे। तो जरा टर्म्स का क्या मतलब जरा समझेंगे पहले बेटा। जब टर्म्स किसी भी इक्वेशन के फिर वो जो क्वांटिटी है, वो आपकी जो वेरिएबल्स हैं, जो या तो इक्वल साइन से डिवाइडेड होते हैं या फिर प्लस या माइनस से, तीन साइन आपको ध्यान रखना है, या तो इक्वल हो और प्लस हो और माइनस हो। अगर इन तीनों साइन से कोई भी टर्म्स डिवाइडेड है या अलग अलग है तो इसको आप डिफरेंट टर्म्स बोलोगे। जैसे इस एक सिचुएशन में आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एज्यूम कर लो। जैसे मान लो मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे आपका एक्स के बाद इक्वल है ना, तो एक्स आपका एक डिफरेंट टर्म हो गया। ए इंटू बी, यहाँ ए और बी मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं है, तो मतलब ए और बी सेम टर्म्स है। देखें हम यहाँ पे इक्वल है, इक्वल मतलब एक्स अलग टर्म हो गया, बट ए और बी मल्टीप्लाइड है। ए और बी मल्टीप्लाइड है तो ए और बी अलग टर्म नहीं, सेम टर्म है। फिर आगे आने पे यहाँ पे प्लस है, ओके, इधर इक्वल है इधर प्लस है, इसका मतलब ए बी आपका डिफरेंट टर्म हो गया। ए बी एक टर्म है, डिफरेंट टर्म है। ए बी आपस में एक टर्म है और सारे टर्म्स में डिफरेंट है, ए बी एक टर्म हो गया। अगेन प्लस, फिर सी है, डी स्क्वायर नहीं, ये एक ही टर्म है, अगेन प्लस, ओके, तो यहाँ तक आपका नेक्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद अगेन ई आपका नेक्स्ट टर्म हो गया। अगेन यहाँ पे मान लो माइनस भी है, सब प्लस भी मैंने लिया, मान लो यहाँ पे माइनस है, राइट, एज्यूम दैट दिस इज माइनस। अगर माइनस हो गया तो ये भी आपका डिफरेंट टर्म हो गया। तो आपका कोई भी इक्वेशन अगर बेटा प्लस माइनस या इक्वल्स ऐसे इक्वेट किया गया है तो आपके डिफरेंट टर्म्स होते हैं। अब ये अगर डिफरेंट टर्म्स बोल रहे हैं, जितने भी आपके डिफरेंट टर्म्स हैं, इतने डिफरेंट टर्म्स का अगर डायमेंशन सेम है तो इस इक्वेशंस को आप बोलोगे डायमेंशनली करेक्ट, है ना। इसका मतलब इस इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ द एबव इक्वेशन is dimensionally correct, then क्या होगा, dimensions of x which will be equal to dimensions of a into b which will be equal to dimensions of cd square and which will be equal to dimensions of e and which will be equal to dimensions of under root f and g। क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो x अलग टर्म है, ए बी अलग टर्म है, सी डी स्क्वायर अलग है, तो जितने टर्म्स हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर इस लॉ को फॉलो कर रहा है तो आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। अब ये जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपसे बात करूँ कोई भी इक्वेशंस अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसको कैसे चेक करोगे। जैसे मैं आपसे कुछ इक्वेशंस आपसे लिख रहा हूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जरा इसका देख के बताओ मुझे। एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं बेटा, चेक दी डायमेंशनल करेक्टनेस of following equations। फर्स्ट ए, फर्स्ट है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी e इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। दो इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं। या सी, यहाँ पे बेटा ए बी लिख रहे हैं, यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है, वेलोसिटी है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड टी आपका टाइम है। यहाँ पे ई आपकी एनर्जी है, एम मास, वी वेलोसिटी। आप जानते हो बट आपको ये मेंशन रहेगा इस तरह से। मान लो कोई थर्ड इक्वेशन भी है, एक और चेक करना है, सी, है ना। दिस इज y इज इक्वल टू
80 एक सेकंड बेटा, होल्ड ऑन, 80 प्लस BV where Y A and B ये डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है और T टाइम है। ठीक है, अब इनका डायमेंशनल करेक्टनेस आपको चेक करना है। आ जाओ चेक करते हैं। 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, इनका डायमेंशनल करेक्टनेस आपको चेक करना है। अब डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, दोनों हर एक टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, आपको फर्स्ट लेते हैं, अच्छा फर्स्ट हम बात करते हैं इस वाले की, है ना। इस वाले की अगर हम बात करें तो देखना ध्यान से क्या है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसमें जरा देखना है कितने डायमेंशन है, कितने टर्म्स हैं। एक आपका पहला टर्म S हो गया, दूसरा टर्म आपका यूटी हो गया, तीसरा टर्म आपका हाफ एटी स्क्वायर हो गया, थर्ड टर्म हो गया, टोटल 3 टर्म्स हो गए, S यूटी हाफ एटी स्क्वायर। अब अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इन तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। चलो पहले आप S का डायमेंशन देखो, S आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सिंपल क्या जाएगा बेटा, L हो जाएगा। दूसरा चेक करो डायमेंशन यूटी का, U क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L T पावर -1 और टाइम का डायमेंशन होता है T के पावर 1। तो अगेन इसका डायमेंशन कितना हो गया, L हो गया बेटा। थर्ड वन, हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L T पावर -2 एक्सेलरेशन का हो गया। अगेन टाइम का T स्क्वायर, अगेन T स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, डायमेंशन L हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो तीनों डायमेंशंस है L, इसका भी आ गया, इसका भी L आ गया और इसका भी L आ गया, इन तीनों के डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। गेटिंग? चल इस इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड वाले को। अगर इस वाले को देखो क्या है, E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला पार्ट क्या है बेटा, एनर्जी है, दिस इज एनर्जी। इसमें भी आपका 2 ही टर्म है, एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म आपका ये हो गया, केवल 2 ही टर्म्स इसमें है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स के डायमेंशन को जरा चेक करो। E का डायमेंशन आपको पता ही है क्या होता है, एनर्जी है तो ml स्क्वायर T -2 आ गया, और ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। नेक्स्ट हम हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का m हो गया, v का L T -1, L T -1 का स्क्वायर करो तो L स्क्वायर और T -2 हो जाएगा, L T पावर -1, मतलब L T -1 का जब स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर T -2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी बेटा वही डायमेंशन है, मतलब जो आपका यहाँ पे देखो जिसका डायमेंशन आपका ये था, है ना, ये जो डायमेंशन था, ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस दोनों सेम है ना। इसका मतलब ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, हेंस ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी वी। इसमें आपके कितने टर्म्स हैं, अगेन आपके ये आपका डिफरेंट टर्म हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज सेकेंड टर्म हो गया एंड दिस इज आपका थर्ड टर्म हो गया। आपके 3 डिफरेंट टर्म्स हो गए एंड तीनों के अगर डायमेंशंस लिखो आप तो यहाँ पे y का जो डायमेंशंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मीटर लेंथ L हो गया। ए टी का जो डायमेंशंस हो जाएगा a, इसमें मेंशन है बेटा a डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है और t टाइम है तो इसका डायमेंशंस एल टी हो जाएगा, क्योंकि t टाइम है, a डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट बी वी है ना, अगेन b क्या है बेटा, b डिस्टेंस है तो डिस्टेंस l हो गया, v क्या है एल टी -1, तो अब क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर टी -1 हो गया। अब देख बेटा इसमें एक्चुअली सारे अलग अलग हैं, देख ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, एक है इनकरेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है। तो इस बेसिस पे हम डायमेंशनल करेक्टनेस इनकरेक्टनेस चेक करेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि डायमेंशनल करेक्टनेस आपको समझ में आ गया कि अगर सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम है तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट है। जैसे इसमें आपके जो 3 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस आपका डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज
इसके सारे टर्म्स के डायमेंशंस अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल करेक्टनेस। फिजिकली करेक्ट इक्वेशन किसे बोलोगे? व्हाट इज द फिजिकली करेक्ट इक्वेशन का मीनिंग क्या है इसका, देखना ध्यान से। तो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन होने का मतलब ये बेटा कि वो जो इक्वेशन अगर वो प्रैक्टिकल यूज में है ना, इफ द इक्वेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, है ना, फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस, वो होल्ड करता है, तो उसको बोलोगे आप फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है, उसके साथ साथ वो नेचर्स के लॉ को भी फॉलो करता है ना। तो सिंपल हम बात करेंगे बेटा एन इक्वेशन, अब इसको हम बात करें फिजिकली करेक्टनेस क्या है बेटा। एन इक्वेशन will be known as physically correct if it follows the law of physics, law of physics and law of nature as well। व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ नेचर हियर, है ना, कुछ फिलोसॉफिकल हो गया कि लॉ ऑफ फिजिक्स तो ठीक है, हमें समझ में आती है कि लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है। लॉ ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स के जितने लॉज हैं, मोमेंटम, एनर्जी इक्वेशंस, ऑल दोज थिंग्स, दिस आर द लॉ ऑफ फिजिक्स। बट व्हाट इज लॉ ऑफ नेचर? लॉज ऑफ नेचर का क्या मतलब हो गया बेटा, है ना, दिस विल लॉज, सो लॉज ऑफ फिजिक्स एंड लॉज ऑफ नेचर। सो लॉज ऑफ नेचर का क्या मतलब बेटा? लॉज ऑफ फिजिक्स का मतलब हो गया बेटा जो फिजिक्स का आपके कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको फॉलो करता है। बट अगर लॉज ऑफ नेचर की बात करते हैं तो जो प्रैक्टिकली यूजफुल है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है ना। लॉ ऑफ नेचर का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रैक्टिकली वो प्रूव्ड है, मतलब प्रैक्टिकली उसको आप करके देखोगे तो उसको फॉलो करेगा। प्रैक्टिकली प्रूव्ड जो होगा उसको बोलोगे लॉ ऑफ नेचर। जैसे मैं बात करूं बेटा, आपकी एनर्जी का इक्वेशन हो गया E इज इक्वल टू हाफ mv² हो गया, है ना। अगर मैं लॉ ऑफ फिजिक्स की बात करूं तो लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा मैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो किया, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर गया। बट ये इक्वेशन आपका बेटा इन जनरल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है, किसी भी बॉडी को अगर लाइट की स्पीड से फेंको तो उसकी एनर्जी इतनी होती है, हाफ mv² होती है उसकी एनर्जी। तो ये आपकी लॉ ऑफ नेचर को भी फॉलो करता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता है क्योंकि इतना ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ना, कि ऐसा पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, लॉ ऑफ नेचर को भी फॉलो कर गया। सो जो इक्वेशन जनरली हम यूज करते हैं फिजिक्स में, है ना, जो इक्वेशन यूज करते हैं वो आपकी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन होती है। जैसे आप बात करो वी, कुछ मैं फिजिकली करेक्ट इक्वेशन की बात करूं, जैसे मैं बात करूं v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, राइट। v इज इक्वल टू u प्लस at आपकी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है। तो आप कैसे डिफाइन करो कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है और कोई फिजिकली करेक्ट नहीं है? तो बेटा जो भी इक्वेशन प्रैक्टिकली यूजफुल है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, उसको बोलोगे आप फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है, जो ओनली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, वो आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? वो आपका डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो अब डायमेंशनल करेक्टनेस और फिजिकल करेक्टनेस में दो डिफरेंस आ गए बेटा। जैसे मैं बोलूँ, अगर कोई इक्वेशंस आपका डायमेंशनली करेक्ट है और कोई इक्वेशन आपकी फिजिकली करेक्ट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायमेंशनली करेक्ट होने का सिंपल सा मतलब ये है कि इट फॉलोज लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, मतलब उसके सारे टर्म्स के सेम डायमेंशंस होते हैं, तो आपका वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। और फिजिकली करेक्ट क्या है? ये प्रैक्टिकली, अगर इक्वेशन प्रैक्टिकली प्रूव्ड है या यूजफुल है तो उसको क्या बोलोगे आप?
फिजिकली करेक्ट बोलोगे। अब जरा समझना, फिजिकली करेक्ट अगर कोई इक्वेशंस हैं, है ना, तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तभी वो फिजिकली करेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है इसका मतलब फाइनल इक्वेशन है। तो जितने भी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो यूजफुल इक्वेशन जो यूज करते हो आप, e इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, जितने भी इस तरह से इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, है ना, जितने भी इस तरह से इक्वेशन है बेटा फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, दे ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट एज वेल। ये डायमेंशनली करेक्ट भी होते हैं, बट डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट हो। मेरी बात सुना रही है? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। ठीक है, तो अच्छा अब आप थोड़ा सा बात करते हैं एक्चुअली में होता क्या है बेटा। देख, जैसे हम कोई न्यू रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, न्यू रिलेशन और न्यू इक्वेशन, कोई रिसर्च होता है तो न्यू रिलेशन या न्यू इक्वेशन को अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे ये न्यू रिलेशन न्यू इक्वेशन को इस्टेब्लिश करने के बाद हम पहले इसको देखते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। इसका डायमेंशनली करेक्टनेस चेक किया जाता है, डायमेंशनली करेक्टनेस इसका चेक किया जाता है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर इसका डायमेंशनली करेक्टनेस को पास करता है तो इसको फिर आगे हम प्रूफ के लिए भेजते हैं कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं। इसको फिजिकली में इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके फिजिकली करेक्टनेस को चेक किया जाता है ना, इसके फिजिकल करेक्टनेस को चेक किया जाता है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया यहीं पे ही रिजेक्ट हो जाता है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तभी आगे पास होता है फिजिकल करेक्टनेस के लिए, और फिजिकल करेक्टनेस अगर फॉलो करता है तो आपका फाइनल इक्वेशन आता है जो आपका यूज होता है ना। आप जैसे फाइनल इक्वेशन हो गया आपका, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे आप लिखते हो ना वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, दैट इज एफ डी कॉस थीटा। तो मान लो जैसे इक्वेशन हो गया तो ये इक्वेशन आपका फाइनल इक्वेशन यहाँ से ऐसे आ जाएगा। पहले न्यू रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, एजम्पशंस थियोरेटिकल कंसेप्ट पे, बेस्ड ऑन थियरी एंड एजम्पशंस हम एक आपका न्यू रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद उसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकल करेक्टनेस इक्वेशन करेंगे। कैसे चेक करते हैं हम? बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद वो इसको होल्ड करता है, जैसे मैं बोलूँगा कि किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, उसको इतना एक्सेशन दिया, टाइम टी बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चेक करने के बाद अगर वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है तो उसको बोलेंगे फिजिकली करेक्ट, आपका फाइनल इक्वेशन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से जो मैं कंसेप्ट डिराइव करना चाहता हूँ, कंसेप्ट ये बेटा, अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो 100% दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसको सिंपली आप समझ सकते हो बेटा, ये आपका बोर्ड का एग्जाम है, ये आपका जेई मेंस का एग्जाम है, और आपका ये जेई एडवांस का एग्जाम है, और यहाँ पे आईआईटी की कॉलेज है। आप बोर्ड के एग्जाम पास करोगे तो मेंस लिखोगे, मेंस अगर क्वालिफाई करोगे तभी एडवांस लिखोगे, और एडवांस क्वालिफाई करोगे तो आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और प्रैक्टिकली यूज में आ गया, है ना। अब जैसे ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि फिजिकली करेक्टनेस डायमेंशनली करेक्टनेस, इस पर कई बार इक्वेशन आ चुके हैं बेटा। इफ इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट मे बी डायमेंशनली करेक्ट, इट मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट, इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, लाइक दैट। इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी फिजिकली करेक्ट, नॉट फिजिकली करेक्ट, लाइक दैट। तो इस तरह से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो उस तरह के आप इसको आसानी से कर पाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूज क्या है बेटा? अब आपको जो जनरली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे बेटा, कोई भी इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो क्या क्या कंडीशंस होंगे। ठीक है, आज इस पे एक दो हम क्वेश्चंस करते हैं अभी, है ना। इस पे क्वेश्चंस कैसे अब एग्जाम में, जैसे मान लो मैं बोल दूं f इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा अपन वी स्क्वायर, और आपको बोला गया है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ
alpha and beta if the equation is dimensionally correct, where F is force, T is time and V is the velocity। तो कैसे करोगे बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरा समझेंगे। क्वेश्चन तो करना आसान था, बट ये जो थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो आपको जाननी जरूरी थी। ठीक है, बाय द वे आ जाओ। अगर एक क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसमें कितने पहले टर्म है? इसमें एक टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए, तीन टर्म्स हो गए। अगर एक क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा तो सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। तो आप क्या लिखेंगे? एच पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, dimensions of force which will be equal to dimensions of alpha t which is equal to dimensions of beta upon v square। यहाँ से क्या आ गया बेटा? यहाँ से आप लिखोगे that means dimensions of alpha is equal to dimensions of force upon dimensions of time and dimensions of beta is equal to dimensions of force into dimensions of v square, क्योंकि v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रही बातें? रिस्पॉन्ड करते चलो। एनी डाउट इज देयर? यू कैन आस्क मी। एनीवन? या ओके। सो ये फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बी एम एल टी माइनस टू अपॉन दिस इज टी, अगेन दिस विल बी एम एल टी माइनस टू एंड दिस इज वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का डायमेंशन दैट विल बी एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो दिस विल बी टी, दैट विल बी टी माइनस थ्री बिकॉज इट विल गो अप, राइट? So we can write ml t minus 3 and it may be written as l square l cube t minus 2, that will be t minus 4. So this is the dimensions of beta and this is the dimensions of alpha. So this is the answer for alpha and this is the answer for beta, right? So any doubt is there? You can ask me beta. Now we're going to wrap up the class here. So next class we will going to talk about the more detail in this, if any angle is there, any exponential function is there, any logarithmic function is there. So how we are going to tackle that types of questions we are going to talk about the next class, right? So if anyone is having any doubt, you can ask me. Anyone? No sir. Yeah, okay, good. So from next Tuesday onwards we will be having the test, right? So be prepared well. So next Tuesday onwards we will be having the test on based on JEE Mains, NEET and advanced pattern. First test will be based on the JEE Mains and NEET. After that, after 2 to 3 weeks, the test will be conducted based on this advanced pattern as well. Okay, so prepare well for that. Okay, everyone, take care. यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट हुआ।